हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का सीए फाइनल ऑडिट के रिविजनरी पॉडकास्ट सीरीज़ के अंदर। आज हम अपना सीए फाइनल ऑडिट का बैच जो है वो शुरू कर रहे हैं और हर क्लास के साथ आप लोगों को एक रिवीजन ऑडियो प्रोवाइड करने का जो प्रॉमिस है उसे निभाएंगे। राइट। सो पेपर नंबर 3, एडवांस्ड ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। सबसे पहले थोड़ी सी ओरिएंटेशन आप लोगों की कर देता हूँ। हमारा टारगेट है कि हम लोग इस पेपर के अंदर जो है वो कम से कम 60 नंबर जो है वो स्कोर करें। 60 से जितना ऊपर चला जाए उतना अच्छा है। कहाँ से आप लोगों ने पढ़ना है? आप लोगों को डेली बेसिस पे जो मैं क्लास नोट्स की पीडीएफ दूँगा, वो आप लोग हमारे रिस्पेक्टिव अ, व्हाट्सएप ग्रुप से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, उसको आपने फॉलो करना है। क्लासेस के दौरान आप लोगों ने मुझे सुनने में बहुत ज़्यादा जो है वो समय लगाना है, फ़ोकस रखना है क्लासेस में। मैं आपको अलग से रीडिंग टाइम दूँगा, आप लोग रीड कर सकते हैं और साथ-साथ में आप लोग रीडिंग टाइम के दौरान जो है वो स्क्रिबलिंग भी करेंगे। स्क्रिबलिंग मतलब कुछ कीवर्ड्स लिख के देखना, राइट? अगर आपको कुछ याद करना है तो उसको एक बार आपने लिख के देख लिया। ये स्क्रिबलिंग आप लोग अपने पीडीएफ नोट्स में एनोटेट भी कर सकते हैं या फिर आप लोग जो है सिंपली एक नोटबुक भी बना सकते हैं और वहाँ पे भी आप लोग जो है वो एनोटेट कर सकते हैं। अच्छा जी। ये जो क्लास नोट्स हैं, जैसे-जैसे हमारी क्लासेस कंप्लीट होती जाएगी, वैसे-वैसे हम इसे एक बुक में कन्वर्ट कर लेंगे एंड फाइनली इसको प्रिंट करवा के आप लोगों को कैसे पहुँचाना है, आप लोगों ने इसे कैसे लेना है, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ फ्रीली आपके लिए अवेलेबल है, आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, जैसे भी करना चाहे कर सकते हैं। हर क्लास में हम लोग एक डीसीक्यू करेंगे, यानी कि डेली क्लास क्वेश्चन। ये क्लास के दौरान ही डिस्कस होगा और क्लास के दौरान ही आप लोगों को जो है इस पे सारी चर्चा कर दी जाएगी। अच्छा जी। अब क्लास खत्म होने के बाद आपको रिवीजन वीडियोस, रिवीजन ऑडियोज मिलेंगी। उन दोनों का फ़ायदा उठाइए। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन एक आपको मार्क कराऊंगा। ये आपने एक क्वेश्चन है जो आपने खुद से करना है, राइट? और साथ-साथ में जो बच्चे एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हैं उनको डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे आफ्टर एवरी लेक्चर। ओके। प्रैक्टिस टेस्ट होंगे आप लोगों के चैप्टर वाइज, वो दे दीजिएगा। मॉक टेस्ट होंगे, वो दे दीजिएगा। मॉक टेस्ट आपके 2 तरीके के होंगे। एक आपका मॉक टेस्ट होगा फेज़्ड मैनर में, स्टेप बाय स्टेप आपके सिलेबस को कुछ चंक्स में डिवाइड करके हम लोग आपके मॉक टेस्ट लेंगे और 2 आपके कंप्लीट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होंगे, वो दे दीजिएगा। लाइव बैच में आप लोग आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल मॉक टेस्ट भी रखवाऊँगा, वो भी ज़रूर दीजिएगा। नाउ लेट अस टेक सिलेबस ओवरव्यू ऑफ सीए फाइनल ऑडिटिंग। तो टोटल 19 चैप्टर है हमारे पास। हमने एक 20th चैप्टर बना रखा है मिसलेनियस स्टैंडर्ड करके। आईसीए की बुक में आपको 19 चैप्टर्स जो हैं वो दिखने वाले हैं। स्टैंडर्ड्स की अगर बात करूँ, जिसमें आपके एसए, एसआरई, एसएई, एसआरएस, ये सारे स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। इवन क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स भी आ जाते हैं, यानी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 1 टू 11 चैप्टर में कवर हो जाते हैं, जिसमें 50 टू 60 मार्क्स जो हैं आपके आते हैं, राइट? स्पेशल फ़ोकस जो है वो रहता है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 7 पे, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 आपका 10 नंबर के आस-पास आ सकता है और चैप्टर नंबर 7 आपका 18 नंबर के आस-पास आ सकता है। देन इसके बाद हमारा फ़ोकस रहेगा प्रोफेशनल एथिक्स पे, जो कि चैप्टर नंबर 19 है, जो 20 से 25 नंबर के आस-पास आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके बाद मैंने आपको 2 स्पेशल चैप्टर और बताए हैं, जिनका फिक्स्ड है कि 5-5 नंबर का आएगा। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। वो 2 चैप्टर कौन से हैं? चैप्टर नंबर 12 डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस एंड चैप्टर नंबर 18 इमर्जिंग एरिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी एंड ईएसजी एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस एश्योरेंस। ओके? बाकी सारे चैप्टर्स हम लोग ड्यूरिंग द क्लासेस डिस्कस करते रहेंगे किसकी क्या वेटेज है, लेकिन डे 1 पे याद रखिए चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 12 एंड 18 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो हाई वेटेज रखते हैं या कुछ इंपॉर्टेंस उनकी डिफरेंट तरीके की है, वो हम क्लास के दौरान डिस्कस करते रहेंगे। पेपर का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो पेपर का स्ट्रक्चर कैसा है? आप लोगों को दो डिवीजन्स में पेपर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वहां पे आप लोगों को 3 केस सिनेरियोज मिलेंगे, 8 मार्क्स ईच, और आपको 3 जनरल एमसीक्यूज मिलेंगे, 2 मार्क्स ईच। तो इस तरीके से आपके 30 नंबर बनेंगे। फिर आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, सुन लीजिए जल्दी से। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के होंगे कुल मिला के 6 आपको करने होंगे, राइट? 5 आपको करने होंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होगा एंड उसके बाद आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने, रिमेनिंग 5 से 6 आएंगे। 6 में से 5 आपको जो है वो करने हैं। फर्स्ट कंपल्सरी होगा और बाकी बचे हुए 5 में से आपको 4 करने होंगे, राइट? और साथ-साथ में क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है उसके अंदर एक इंटरनल चॉइस होती है। उसमें से आप लोगों को जो उसका सब पार्ट सी होता है उसमें आपको चॉइस मिल जाती है। अगर इन क्वेश्चंस की बात करें तो हर क्वेश्चन का सब पार्ट होगा और उसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होगा। पार्ट ए 5 मार्क्स, पार्ट बी 5 मार्क्स एंड पार्ट सी 4 मार्क्स। हर क्वेश्चन लगभग 14 नंबर के आसपास होगा। तो ये तो लगभग हमने 4 मिनट में बेसिक ओरिएंटेशन आपकी कर दी। नाउ लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग द बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑडिटिंग है क्या? ऑडिटिंग सिंपल सी बात है, एक एश्योरेंस सर्विस है। अब एश्योरेंस क्या होता है? एश्योरेंस एक एंगेजमेंट होता है जहाँ पे एक प्रैक्टिशनर एक सब्जेक्ट मैटर को एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक करके एविडेंस ऑब्टेन करता है, इंटेंडेड यूजर को अपना ओपिनियन रिपोर्ट की फॉर्मेट में देता है। सब्जेक्ट मैटर
को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पार्टी के पास होती है उसे हम रिस्पॉन्सिबल पार्टी बोलते हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, एश्योरेंस एक एंगेजमेंट है जहाँ पे एक प्रैक्टिशनर सब्जेक्ट मैटर को एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक करके एविडेंस ऑब्टेन करेगा, उसके हिसाब से फिर अपना ओपिनियन बनाएगा, ओपिनियन को रिपोर्ट फॉर्म में लिख के इंटेंडेड यूजर को दे देगा, राइट। ये जो सब्जेक्ट मैटर है इसको जो पार्टी बनाती है उसे हम रिस्पॉन्सिबल पार्टी बुलाते हैं। अच्छा जी, नाउ इसके अंदर मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखना चाहें 3 पार्टीज होती हैं, प्रैक्टिशनर, इंटेंडेड यूजर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी वो जो सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर करती है, इंटेंडेड यूजर वो जो सब्जेक्ट मैटर को यूज करना चाहता है, प्रैक्टिशनर वो जो सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया या बेंचमार्क के अगेंस्ट चेक करके एविडेंस ऑब्टेन करता है, फिर अपना ओपिनियन रिपोर्टिंग की फॉर्मेट में दे देता है, राइट। सो ऑडिटिंग एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है। ऑडिटिंग में जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है वो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी होते हैं। सब्जेक्ट मैटर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। बेंचमार्क या क्राइटेरिया आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। और अब ऑडिटर क्या करेगा, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगेंस्ट दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रख के चेक करता है, एविडेंस ऑब्टेन करता है, ओपिनियन लेता है, ओपिनियन देता है रिपोर्ट में लिख के इंटेंडेड यूजर को। अच्छा जी, इसी के साथ में 2-3 बातें आपको और बता देता हूँ। जब आप सीए बन जाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे या जॉब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप एश्योरेंस में जाएंगे, अदर्स में जाएंगे, यानी एश्योरेंस वाली सर्विसेज देंगे, अदर सर्विसेज देंगे। एश्योरेंस में आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे एश्योरेंस देंगे या फिर आप अदर्स पे एश्योरेंस देंगे। अगर आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे एश्योरेंस देते हैं तो सुन लीजिए मेरी बात को, वो 2 तरह की हो सकती है, रीजनेबल एश्योरेंस एंड लिमिटेड एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस को हम लोग ऑडिट बुलाते हैं, सो ऑडिट इज अ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, ओके। और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट को हम लोग रिव्यू बुलाते हैं, लिमिटेड रिव्यू। आपने शायद ये सुना हो अपनी आर्टिकलशिप के दौरान। ऑडिट पे जो स्टैंडर्ड्स लगते हैं वो है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। रिव्यू पे जो स्टैंडर्ड्स लगते हैं वो है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। अदर अदर एश्योरेंस पे जैसे कि इंटरनल कंट्रोल पे एश्योरेंस देनी है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे एश्योरेंस देनी है, उस पे जो स्टैंडर्ड्स लगते हैं वो है एसएई। और आपकी जो अदर अदर देन एश्योरेंस सर्विसेज है उस पे जो स्टैंडर्ड लगते हैं वो है एसआरएस, ओके। अब ये सारे ही एंगेजमेंट पे, चाहे रीजनेबल एश्योरेंस हो, लिमिटेड एश्योरेंस हो, अदर एश्योरेंस हो या फिर अदर सर्विसेज हो, इन सब में एक चीज कॉमन रहने वाली है, वो है क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। सो वी हैव वन क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड एज ऑफ नाउ, SQC1। SQC1 is applicable on all types of engagement and collectively these standards and quality control standards are known as engagement and quality control standards। अच्छा, एक चीज़ और, प्रोफेशनल एथिक्स भी आप लोगों को पढ़ने, जो प्रैक्टिस और जॉब दोनों ही तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे जो लगते हैं वो हम बाद में पढ़ लेंगे। खैर, अब वापस आते हैं। सो ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग एक एश्योरेंस सर्विस है जहाँ पे ऑडिटर जो है ओपिनियन देता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अगर मैं टेक्निकल मीनिंग की बात करूँ तो ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? बहुत सिंपल, योर जजमेंट शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेज ऑफ another persons, specifically who is appointing you, and it should not also be subordinate to your own interest। यानी ना आप अपने इंटरेस्ट में आके अपनी जजमेंट को इम्पैक्ट होने दें और ना ही किसी और से डर के अपनी जजमेंट को आप इम्पैक्ट होने दें, ओके। नाउ मीनिंग ऑफ ऑडिट में, सो ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया। अभी थोड़ा सा आगे से कनेक्ट करा देता हूँ आपको, चैप्टर नंबर 19 में आप लोग ये मेरे साथ पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंस आपकी माइंड की भी होनी चाहिए और इंडिपेंडेंस अपीयरेंस में भी होनी चाहिए। आई नो सी एंटर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सुन के लग रहा होगा ये तो सब सी एंटर वाला ही है। लेट मी टेल यू, सी एंटर का ही है बेसिक, लेकिन धीरे धीरे ये एडवांस होता जाएगा। एनीवेज, तो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस का बहुत सिंपल सा मतलब है कि भाई आपकी जजमेंट जो है सबॉर्डिनेट नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस भी होना चाहिए। यानी एक रीजनेबली इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी आपको देख के, आपके आपके कंडक्ट को देख के अगर ये कंक्लूड कर रही है कि आपकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज है तो आप इंडिपेंडेंट नहीं है, ओके। तो सुनिए मेरी बात को। ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? सुन लीजिए, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज द इन्फॉर्मेशन विच इज एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल टर्म्स, इट इज डिराइव फ्रॉम अकाउंटिंग सिस्टम, ओके। अच्छा जी, अब अगर मैं ऑडिट की बात करूं तो हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे जो है ओपिनियन देते हैं। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है? इट इज द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट इज, इट इज एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल टर्म्स, डिराइव्ड फ्रॉम अकाउंटिंग सिस्टम एंड रिलेट्स टू पास्ट इकोनॉमिक इवेंट्स एंड पास्ट फाइनेंशियल कंडीशन, राइट। So audit is an independent examination of financial information. Now you have clarity what is financial information. जस्ट इन केस आपको डाउट आ रहा है कि भाई हम तो सोचते थे ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है और आप तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बोल रहे हो, तो लेट मी टेल यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इट शोज इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ऑब्लिगेशन एंड चेंजेस ओवर टाइम। इट इंक्लूड्स नोट्स टू अकाउंट or whatever you want to say, summary of significant accounting policy and other explanatory information, right? And generally जब हम financial statement बोलते हैं, it is complete set of financial statement, but if reporting framework specifies, financial statement may also refer to a single financial statement such as balance sheet or P&L or cash flow statement, okay? Now, तो ये हमारा मीनिंग ऑफ ऑडिट में हमने दोबारा से आते हैं।
एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक क्लैरिटी है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। ओके, एंड दिस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। लीजिए, बढ़िया, आ जाओ। नाउ व्हाट इज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको बता दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको बातों बातों में बता दिया कि ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। बट टेक्निकली अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव सुनना चाहते हैं तो सुनिए। एज पर एस 200 का नाम क्या है? उया कासा। व्हाट इज उया? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। उया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एंड कासा कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट। सी कंडक्ट ए ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज बोले तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सो एसए 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लिखा है ऑडिटर का, वो मैं आपको बताता हूं। बट यहाँ पे प्लीज एक बात नोट कीजिए कि डे 1 से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसे के नाम और नंबर याद करके चल रहे हैं, और साथ साथ में जो भी इंटरकनेक्टिविटी बनेगी डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के अंदर, हम वो भी बना के चलेंगे। राइट, तो ऐसे 200 उया कासा, ऐसे 200 नंबर 200 नाम है उया कासा। आप हमेशा इसी की तरह से इसको कोट करेंगे। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत करिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। मैं पहले पूरा बोल देता हूं। रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर बिकॉज ऑफ फ्रॉड और एरर। पहला पार्ट ये है। तो रीजनेबल एश्योरेंस मतलब हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, यानी गारंटी नहीं दे रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब आपको पता है। मटीरियल, वैसे मटीरियलिटी के ऊपर एक पूरा का पूरा स्टैंडर्ड है। वो मटीरियलिटी किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होगी आपको बताया जाएगा। एसए 320 नाम है मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। रुक के 2 मिनट फिर से बोल देता हूं। डे 1 से हम लोग जब भी किसी स्टैंडर्ड का किसी टॉपिक का जिक्र आएगा, वो किसी स्टैंडर्ड से रिलेटेड होगा, हम स्टैंडर्ड का नाम नंबर दोनों बोलेंगे। राइट, सो एसए 320 मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें रीजनेबल एश्योरेंस देनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्री है मटीरियल मिसस्टेटमेंट से। मटीरियल का मतलब यहाँ पे क्या है? मटीरियल का बहुत सिंपल सा मतलब है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मटीरियल कोई भी चीज कब मटीरियल मानी जाती है? व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई भी चीज ऐसी है तो हम लोग उसको क्या मान के चलेंगे? मटीरियल मान के चलेंगे। ओके, देन हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट हमारे पास है इसी ऑब्जेक्टिव में। अगर मैं आगे चलूं तो एक तो ये था रीजनेबल एश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। चलिए मिसस्टेटमेंट भी आपको बता देता हूं। मिसस्टेटमेंट बहुत सिंपल है। डिफरेंस बिटवीन एसीपीडी रिपोर्टेड एंड एसीपीडी रिक्वायर्ड। डिफरेंस बिटवीन एसीपीडी रिपोर्टेड एंड एसीपीडी रिक्वायर्ड। एसीपीडी रिपोर्टेड एंड एसीपीडी रिक्वायर्ड, अरे भाई, जो अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर रिपोर्ट किया गया और जो अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड था एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी जो हुआ और जो होना चाहिए था उसके बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं? मिसस्टेटमेंट। एग्जांपल वो कैपिटलाइजेशन वाला याद रखिएगा। मशीनरी परचेज 10 लाख, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 1 लाख। तो यहाँ पे आपको 1 लाख को मशीनरी के साथ कैपिटलाइज करना है। अगर आपने इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को अलग से दिखा दिया तो वो याद रखिए कि एक मिस स्टेटमेंट मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? कमांडल में मिस स्टेटमेंट मानी जाएगी। ओके, चलिए जी, तो ये हो गया हमारा मिस स्टेटमेंट। फिर से ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मल्टीपल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। तो मिस स्टेटमेंट जो है वो फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है, एरर की वजह से भी हो सकती है। फ्रॉड जो है वो इंटेंशनल होता है, एरर जो है वो अनइंटेंशनल होता है। अकाउंटेंट की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, ये एरर है। मैनेजमेंट इन्फ्लेट कर रही है अपनी सेल्स को, वो एक फ्रॉड है अगर वो जानबूझ के कर रही है तो। राइट, एंड देन ओपिनियन का हमारे ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पार्ट हो गया। ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मल्टीपल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। सेकंड पार्ट है, फिर यहां से ऑडिटर जो है वो क्या एक्सप्रेस करेगा? अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मिटल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इन शॉर्ट ऑडिटर बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं या नहीं बने हैं। अच्छा जी, देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसेज इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। तो रिपोर्ट बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर और साथ साथ में कम्युनिकेट करेंगे एसेज के हिसाब से जो भी हमारी फाइंडिंग है उसको। नाउ हमने रीजनेबल एश्योरेंस पहले ही पढ़ लिया है, हमने मिस स्टेटमेंट पढ़ लिया। मिस स्टेटमेंट फ्रॉड और एरर की वजह से हो सकती है। मिस स्टेटमेंट को मटेरियल कब मानते हैं मैंने बता दिया, व्हेन इट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये वर्ड भी कई बार आया था। सो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सिंपल सी बात है। देखिए पहले तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो गाइडलाइंस हैं जो आपको बताती हैं कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसीपीडी कैसे करना है, यानी अपने अमाउंट्स कैसे रिकॉग्नाइज करने हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, डिस्क्लोजर कैसे करना है। नाउ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम देयर में बी डिफरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स, विच आउट ऑफ विच
ओनली वन विल बी अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वही हमारा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बन जाएगा जिसे मैनेजमेंट ने अडॉप्ट कर लिया। ओके, फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंडीशन नंबर वन, इट मस्ट बी एक्सेप्टेबल बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द एंटिटी। अब नेचर ऑफ द एंटिटी भाई कंपनी है, बैंक है, इंश्योरेंस वाले हैं, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, तो उनके नेचर के हिसाब से जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मैनेजमेंट ने अडॉप्ट कर लिया प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, उनकी नेचर के हिसाब से एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और साथ साथ में इट मे हैपन दैट इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन ऑल्सो। तो लॉ और रेगुलेशन भी आपको बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 बोलती है भैया इंड एस फॉलो करो, तो इंड एस आपके लिए क्या बन जाएगा, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंपनीज के केस में। आई देन चलते हैं टाइप्स ऑफ ओपिनियन पे। दो तरह के ओपिनियन है, क्लीन एंड मॉडिफाइड। क्लीन को आप लोग अनमॉडिफाइड ओपिनियन भी बोल सकते हो, और मॉडिफाइड में हमारे पास तीन तरह के ओपिनियन आते हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। नाउ अब याद रखिए, हम मॉडिफाइड को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। नंबर वन, मटीरियल मिसस्टेटमेंट इज देयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मटीरियल मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो सिंपल सी बात है, अगर मटीरियल मिसस्टेटमेंट है तो हमने देखना है उसका इम्पैक्ट कैसा है, परवेजिव है कि नॉन परवेजिव है। अगर परवेजिव है तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा, मटीरियल प्लस परवेजिव एडवर्स। एंड सिर्फ और सिर्फ मटीरियल है लेकिन परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा। ये परवेजिव क्या होता है अभी मैं आपको बताएगा, डोंट वरी एट ऑल। आइए आगे, नेक्स्ट पार्ट हमारा मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या हो सकता है, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। आपके पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो पाया है, राइट, यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो इस केस में भी मटीरियल है, ये जो इनएबिलिटी है मटीरियल है लेकिन परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा। मटीरियल है एंड परवेजिव है तो डिस्क्लेमर जाएगा। मटीरियल है एंड परवेजिव है तो क्या जाएगा, डिस्क्लेमर। ओके, ग्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ परवेजिव। तो परवेजिव वर्ड ऑडिट में यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो मिसस्टेटमेंट है उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अब कोई चीज परवेजिव है नहीं, ये ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है, एंड ऑडिटर को कुछ फैक्टर्स जो है वो कंसिडर करने हैं ये डिसाइड करते समय कि भाई इंपैक्ट परवेजिव है नहीं। जैसे कि जनरली स्पीकिंग इफेक्ट इज परवेजिव इफ इट इज नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट तक चीजें रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो इफेक्ट हम लोग परवेजिव मानेंगे। लेकिन इवन इफ इट इज कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक एलिमेंट स्टिल इट में बी कंसिडर्ड परवेजिव अगर वो सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन कवर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इन्वेंट्री में मिस्टेक है, ओके, छोटी मोटी थी, मटीरियल थी लेकिन परवेजिव नहीं थी। लेकिन अगर भाई आपकी इन्वेंट्री 80% ऑफ दी एसेट्स को रिप्रेजेंट करती है, परवेजिव है, राइट। डिस्क्लोजर के केस में आपको देखना है, अगर डिस्क्लोजर में कुछ मिसस्टेटमेंट हुई है तो उसको हम लोग परवेजिव मानेंगे इफ दैट डिस्क्लोजर इज फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, डिस्क्लोजर में कोई मिसस्टेटमेंट हुई है तो हम उसको परवेजिव मानेंगे इफ इट इज फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लीजिए, तो ये हमने कुछ बातें हैं जो आज क्लास में कवर करी थी, उसकी रिवीजन ऑडियो मैंने आपको दे दी है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे सुनेंगे ट्रैवल करते समय, और साथ साथ में आप लोग सीए इंटर और सीए फाइनल ऑडिटिंग के लिए अपने जूनियर्स को और दोस्तों को रेफर करेंगे एडू 91 पे आने के लिए, राइट। अगर आप लोग सिर्फ मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग mocktestervice.com पे भी जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।